नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। सोमवार 26 अगस्त को हुई बैठक में आरती ड्रग्स के बोर्ड ने 59 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दे दी है। 900 रुपए प्रति शेयर के दाम पर कंपनी के 6,65,000 शेयर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो कि कंपनी की कुल 0.25% हिस्सेदारी के आसपास है। शेयर बायबैक का प्राइस शुक्रवार 23 अगस्त की 563 रुपए 90 पैसे की क्लोजिंग से 60% के प्रीमियम पर है। यह शेयर बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 सितंबर तय की गई है। 26 अगस्त को आरती ड्रग्स के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी के साथ 622 रुपए 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ और इंटरडे में शेयर 632 रुपए 50 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, सोमवार 26 अगस्त को इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का शेयर 1299 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 44.3% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 900 रुपए प्रति शेयर था। दरअसल इस जोरदार लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला शानदार रिस्पॉन्स। यह आईपीओ कुल 94 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। 26 अगस्त को कारोबार के अंत में इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के शेयर में 1203 रुपए 10 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 1299 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 7.5% नीचे है, पर 900 रुपए के इशू प्राइस से करीब 34% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की एनबीएफसी कारोबार से जुड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएसएल को कंपनी में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी डीईए से कंपनी को यह मंजूरी मिली है। इस तरह कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज और अन्य ग्लोबल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ पाएगी। फिलहाल कंपनी में 53% का फ्री फ्लोट है, जिसमें से विदेशी निवेशकों के पास करीब 17.5% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी का जुलाई 2023 में आरआईएल से डीमर्जर हुआ था और मई 2024 में कंपनी ने विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी थी। ये फैसला कंपनी की स्ट्रेटेजिक पहल का हिस्सा है, ताकि विदेशी पूंजी जुटाई जा सके, जिससे ग्रोथ की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सके। 26 अगस्त को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 323 रुपए 70 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ, जो कि 321 रुपए 70 पैसे के डे लो के करीब था। 28 अगस्त को खबर थी कि कंपनी ने जियो पेमेंट्स बैंक यानी जेपीबीएल में हिस्सेदारी बढ़ाई है। जेपीबीएल के 6.8 करोड़ शेयर 68 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। इस कदम के बाद जेपीबीएल में कंपनी की हिस्सेदारी 78.95% से बढ़कर 82.17% हो गई है। 28 अगस्त को शेयर में 2% तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन कारोबारी सत्र का अंत आधे % के आसपास की गिरावट के साथ 322 रुपए 30 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, अदानी समूह को लेकर इस हफ्ते दो बड़ी खबरें थी। पहली ये कि अंबुजा सीमेंट्स में शुक्रवार 23 अगस्त को अदानी समूह के प्रमोटर ग्रुप की ओर से बेचे गए शेयरों का करीब 25% हिस्सा जीक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदा है। अदानी समूह की प्रमोटर ग्रुप कंपनी होल्डर इन्वेस्टमेंट्स की ओर से शुक्रवार को 6.79 करोड़ शेयर बेचे गए थे। इसमें से जीक्यूजी पार्टनर्स ने 1.7 करोड़ शेयर 625 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। 26 अगस्त को अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट के साथ 629 रुपए 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि कारोबारी सत्र के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 639 रुपए 90 पैसे तक भी उछल गया था। 29 अगस्त को खबर थी कि अदानी पोर्ट्स ने 3,500 करोड़ रुपए के निवेश से मध्य प्रदेश के गुना शहर में 20 लाख टन की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में प्रोपेलेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने की घोषणा की है। इससे समूह की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा विस्तार होगा। 29 अगस्त को अदानी पोर्ट्स के शेयर में करीब 0.25% की मजबूती के साथ डे हाई के करीब 1481 रुपए पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर को जस्ट फॉर किड्स सर्विसेज और फ्यूजन कॉस्मेटिक्स के साथ मर्जर के लिए मंजूरी मिल गई है। एनसीएलटी की चंडीगढ़ बेंच की ओर से इन दोनों कंपनियों को होनासा कंज्यूमर के साथ मर्जर के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2024 को कंपनी के बोर्ड ने इस मर्जर को मंजूरी दी थी। विलय को मंजूरी मिलने की खबर से 26 अगस्त को होनासा कंज्यूमर के शेयर में 8% की मजबूती के साथ 506 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर 537 रुपए 90 पैसे तक यानी 14% से ज्यादा उछल गया था, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है।
अगली खबर, तेल गैस उत्पादन से जुड़ी देश की सबसे बड़ी और सरकारी महारत्न कंपनी ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी यानी केजी बेसिन के 5वें कुएं से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। इस 5वें कुएं से 45,000 बैरल प्रतिदिन तक का उत्पादन होने की संभावना है। माना जा रहा है कि उत्पादन शुरू होने से हमारे देश की इंपोर्ट पर निर्भरता कम होती हुई नजर आएगी। 26 अगस्त को ओएनजीसी के शेयर में 3% की मजबूती के साथ दिन की ऊंचाई के करीब 328 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, फार्मा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने नॉर-वुडका टेबलेट की फेज 3 क्लिनिकल स्टडी का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि नॉर-वुडका का इस्तेमाल नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी NAFLD के इलाज में होता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग NAFLD से प्रभावित हैं, जिसमें से करीब 18.8 करोड़ लोग भारत में भी हैं। 26 अगस्त को शिल्पा मेडिकेयर के शेयर में करीब 5.5% की मजबूती के साथ 735 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई, पर कारोबार के पहले हिस्से में शेयर ने 777 रुपये 90 पैसे का इंटरडे हाई भी छुआ था। अगली खबर, सोमवार 26 अगस्त को हुई ब्लॉक डील के जरिए लेवेंडर रोज इन्वेस्टमेंट ने मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज में अपनी पूरी 11.35% हिस्सेदारी बेच दी है। ये हिस्सेदारी 616.48 पैसे के औसत भाव पर बेची गई है। इस ब्लॉक डील के चलते 26 अगस्त को मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज में करीब ½ % की बढ़त के साथ 638 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। हालांकि इंटरडे में शेयर 665 रुपये 50 पैसे तक भी उछल गया था। 26 अगस्त की शाम को खबर आई कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इस ब्लॉक डील के जरिए 4.3% हिस्सेदारी 616 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदी है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 11.54 लाख शेयर या करीब 1% हिस्सेदारी 616 रुपये 20 पैसे के भाव पर खरीदी है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी 4 अलग अलग स्कीम्स के जरिए यह हिस्सेदारी खरीदी है। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने 18.12 लाख शेयर, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स यानी PSG फंड ने 17 लाख शेयर, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने करीब 9.25 लाख शेयर और ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड ने 6 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 27 अगस्त को मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज के शेयर में 5.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 672 रुपये 90 पैसे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, मंगलवार 27 अगस्त को टाटा टेक्नोलॉजीज के करीब 1.3 करोड़ शेयरों या 3.3% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 1027 के फ्लोर प्राइस पर हुए इस सौदे की वैल्यू 1367.4 करोड़ रुपए आंकी गई है। पिछले हफ्ते भी 1218.5 करोड़ में 2.9% हिस्से का सौदा हुआ था, जिसमें PE फर्म अल्फा TC होल्डिंग्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। 27 अगस्त को टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5.25% की बढ़त के साथ 1098 रुपये 50 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि ब्लॉक डील के बाद शेयर 1021 रुपये 55 पैसे तक भी फिसल गया था। 27 अगस्त की शाम को BSE की ओर से जारी बल्क डील के आंकड़ों के मुताबिक इस डील में TPG राइज ने 1014 रुपये 16 पैसे के औसत भाव पर 1.2 करोड़ शेयरों से ज्यादा या करीब 3% हिस्सेदारी 1230 करोड़ रुपए में बेची है। डील के बाद TPG राइज क्लाइमेट SF की कंपनी में हिस्सेदारी 9% से घटकर 6% के आसपास आ गई है। इस बल्क डील में कॉप्थाल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट ने 40 लाख शेयर या 1% हिस्सा 406 करोड़ रुपए में और हेज फंड गिज़ैलो मास्टर फंड ने 31.22 लाख शेयर या 0.77% हिस्सा 316 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में खरीदा है। 28 अगस्त को टाटा टेक के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ 1079 रुपये 40 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर की सब्सिडरी कंपनी मेडी असिस्ट इंश्योरेंस TPA ने पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस TPA की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। यह हिस्सेदारी फेयरफैक्स एशिया और शाह फैमिली से 312 करोड़ रुपए के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदी जा रही है। इस अधिग्रहण से मेडी असिस्ट का ग्रुप सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़कर 36.6% हो जाएगा। वहीं प्रीमियम्स मैनेज के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 23.6% हो जाएगा। 27 अगस्त को मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के शेयर में 7.5% की तेजी के साथ 604 रुपये 15 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, पर दिन के दौरान शेयर 639 रुपये तक भी उछल गया था, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। अगली खबर, IT कंपनी डेटामैटिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार किया है। खुद के को-पायलट सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए यह करार किया गया है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लक्ष्य के साथ इस कंपनी का प्रोसेस ऑटोमेशन पर फोकस है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है। मंगलवार 27 अगस्त को इस खबर के चलते डेटामैटिक्स के शेयर में 20% के अपर सर्किट पर 673 रुपये 20 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, बुधवार 28 अगस्त को ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के IPO के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग शानदार रही। NSE पर ओरिएंट टेक का शेयर 288 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से करीब 40% के प्रीमियम पर है, क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 206 रुपये प्रति शेयर था।
अच्छी और दमदार लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला निवेशकों से शानदार रिस्पांस। ये आईपीओ करीब 155 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने करीब 215 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर में 302 रुपए 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई, जो कि 288 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 5% के अपर सर्किट पर है और 206 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 47% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, बुधवार 28 अगस्त को एनबीसीसी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। अगर बोनस इशू को मंजूरी मिली तो 7 साल में पहली बार कंपनी की ओर से बोनस की घोषणा होगी, क्योंकि इससे पहले फरवरी 2017 में कंपनी की ओर से 2 पर 1 बोनस शेयर की घोषणा की गई थी। 28 अगस्त को एनबीसीसी के शेयर में 15% तक का उछाल देखने को मिला और दिन के दौरान शेयर ने 209 रुपये 75 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, दुनिया की सबसे पुरानी और भारत की एकमात्र लिस्टेड एक्सचेंज बीएसई का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि बीएसई ने बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 नाम का एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है। बीएसई की सब्सिडरी कंपनी एशिया इंडेक्स ने यह इंडेक्स लॉन्च किया, जो कि सेंसेक्स के बाद के 30 शेयरों का प्रदर्शन ट्रैक करेगा। इसके अलावा दूसरी खबर यह थी कि बीएसई की प्रतिद्वंदी एक्सचेंज एनएसई ने आईपीओ लाने के लिए दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनएसई ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास फ्रेश अर्जी दाखिल कर दी है। इन दोनों खबरों के चलते 28 अगस्त को बीएसई के शेयर में 5% तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 3% की बढ़त के साथ 2,728 रुपये के स्तर पर 80 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, बीते शुक्रवार यानी 23 अगस्त को अंबुजा सीमेंट्स के अलावा जीक्यूजी पार्टनर्स ने जीएमआर एयरपोर्ट्स में भी स्ट्रेटेजिक निवेश किया है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने बल्क डील के जरिए जीएमआर एयरपोर्ट्स के अतिरिक्त 4.5 करोड़ शेयर या 0.43% हिस्सेदारी खरीदी है। इस हिस्सा खरीद के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 5.17% हो गई है। दिसंबर 2023 में जीक्यूजी पार्टनर्स ने कंपनी की 7.66% हिस्सेदारी 59 रुपये 9 पैसे के औसत भाव पर 1671 करोड़ रुपए में खरीदी थी। हालांकि एक कॉर्पोरेट एक्शन के चलते जीक्यूजी की होल्डिंग घटकर 5% के नीचे आ गई थी। 28 अगस्त को जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 94 रुपये 43 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 96 रुपये 76 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने डीओटी की जून तिमाही की पूरी देनदारी चुका दी है। लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज से जुड़ी 700 करोड़ रुपए की रकम चुका दी गई है, जिसमें अगस्त महीने की स्पेक्ट्रम पेमेंट भी शामिल है। हाल में एफपीओ के जरिए कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी, जिससे इस रकम का भुगतान किया गया है। साथ ही खबर यह भी थी कि सरकार का फिलहाल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं है। कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार आने के बाद हिस्सा बिक्री पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल कंपनी ने सरकार से 24,747 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी माफ करने की मांग की है, जिस पर विचार जारी है। पर सरकार ने कंपनी से वित्तीय स्थिति की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एफपीओ के बाद सरकार का कंपनी में हिस्सा 33% से घटकर 23.8% हो गया है। 28 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के शेयर में मामूली कमजोरी के साथ 16 रुपये 2 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 28 अगस्त की शाम को खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में कंपनी की क्यूरेटिव पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका सुनने के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है। कंपनी ने एजीआर की कैलकुलेशन और ब्याज की पेनल्टी को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल की थी। 29 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 2.5% की मजबूती के साथ 16 रुपये 37 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, पर शेयर दिन के दौरान 16 रुपये 55 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने कॉर्पोरेट्स के लिए जोमैटो फॉर एंटरप्राइज यानी ZFE नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसे कॉर्पोरेट कर्मचारियों की ओर से बिजनेस रिलेटेड ऑर्डर सर्विस के लिए डिजाइन किया गया है। अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को जोमैटो से खाना मंगवाने के बाद उसके रीइंबर्समेंट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल का मानना है कि यह नया फीचर कंपनी के फूड एक्सपेंस मैनेजमेंट को सरल बनाएगा। इस सर्विस का मकसद कॉर्पोरेट की ओर से दिए जाने वाले रीइंबर्समेंट प्रोसेस को आसान बनाना है। इस नए फीचर के साथ एम्प्लॉय फूड ऑर्डर बिल्स का पेमेंट करने के बजाय सीधे अपने एम्प्लॉयर को बिल दे सकते हैं। वहीं कंपनियां ZFE का इस्तेमाल एम्प्लॉयज़ को जोड़ने, बजट तय करने, ऑर्डरिंग रूल्स डिफाइन करने जैसी चीज़ों के लिए कर सकती हैं। ये फीचर कॉर्पोरेट इंडिया में फूड ऑर्डर रिलेटेड सर्विस में ट्रांसपेरेंसी लाएगा और एम्प्लॉय दोनों के लिए फिट बैठेगा। 28 अगस्त को जोमैटो के शेयर में 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 253 रुपये पर दिन के निचले स्तर के करीब ट्रेडिंग का अंत हुआ।
अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल के शेयरधारकों के लिए इस हफ्ते 3 बड़ी खबरें आई। 28 अगस्त की शाम को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी के बनने का रास्ता साफ कर दिया है। सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी की मीडिया इकाइयों के मर्जर को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि सीसीआई ने इस मर्जर को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। इस मर्जर से 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू वाली देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी अस्तित्व में आएगी। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीडिया कंपनी वायाकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी की मीडिया कंपनी स्टार इंडिया के विलय की घोषणा इस साल की शुरुआत में हुई थी। आरआईएल के मर्जर के बाद बनी इस मीडिया कंपनी में 63.16% और वॉल्ट डिज्नी के पास बाकी 36.84% हिस्सेदारी होगी। नई मीडिया कंपनी के पास 2 स्ट्रीमिंग सेवाएं और 120 टीवी चैनल होंगे। 29 अगस्त को एजीएम शुरू होने से पहले खबर आई कि कंपनी की 5 सितंबर को बोर्ड बैठक होगी, जिसमें 1:1 बोनस इशू की घोषणा पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की 47वीं एजीएम भी हुई, जिसमें रिलायंस रिटेल और जियो की लिस्टिंग यानी आईपीओ लाने पर तो कोई घोषणा नहीं हुई, पर कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने O2C, रिटेल और टेलीकॉम को 3 ग्रोथ इंजन के रूप में बताया, जिनका वैल्यूएशन $100 अरब से ज्यादा का है। इसके अलावा 3 से 4 साल में जियो और रिटेल का EBITDA 2 गुना करने पर कंपनी का फोकस रहेगा। साथ ही सभी कारोबार के लिए एआई नेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके लिए जामनगर में गीगा वॉट स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर लगेगा। इसके अलावा एआई अडॉप्शन के लिए जियो ब्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा और जियो यूजर्स को 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। 29 अगस्त को आरआईएल के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त के साथ 3,042 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई, पर शेयर दिन के दौरान 3,074 रुपये तक भी चला गया था। अगली खबर, गुरुवार 29 अगस्त को इंडिगो के 2.3 करोड़ शेयरों या 6% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 4,714 रुपये 95 पैसे से 4,715 रुपये 89 पैसे के भाव पर 3 हिस्सों में हुए सौदे की वैल्यू 11,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस ब्लॉक डील में कंपनी के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने अपने फैमिली ट्रस्ट द चिंकरपू के जरिए 2.02 करोड़ शेयर से ज्यादा या करीब 5.25% हिस्से की बिकवाली 9,549 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में की है। इस ब्लॉक डील के जरिए मॉर्गन स्टैनली ने 28,54,000 शेयरों या करीब 0.25% की हिस्सेदारी 4,714 रुपये 90 पैसे के औसत भाव पर खरीदी है। फरवरी 2022 में बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद से राकेश गंगवाल धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं। उनकी पत्नी शोभा गंगवाल इस दौरान कंपनी में अपना पूरा हिस्सा बेच चुकी हैं। जून अंत तक गंगवाल के पास खुद की 5.89% हिस्सेदारी समेत कंपनी में कुल 19.38% हिस्सेदारी बची है। 29 अगस्त को इंडिगो के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ 4,769 रुपये 45 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, गुरुवार 29 अगस्त को ही पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के 97 लाख शेयरों या 2.13% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 1,719 रुपये 75 पैसे के भाव पर 15 हिस्सों में हुए इस सौदे की वैल्यू 1,668.15 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में चीन की कंपनी टेंसेंट की सहयोगी कंपनी टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी ने अपनी 2.13% हिस्सेदारी बेची है और सौदे के बाद हिस्सा 4.26% से घटकर 2.13% हो गया है। इस ब्लॉक डील के जरिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल ने अपने शेयर खरीदे हैं। 29 अगस्त को पीबी फिनटेक के शेयर में मामूली कमजोरी के साथ 1,736 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ, पर कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 1,797 रुपये तक भी उछल गया था। अगली खबर, 29 अगस्त की शाम को जैकॉब के बोर्ड ने 118 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दे दी। 400 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के जरिए होने वाले इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 10 सितंबर तय की गई है। इस बायबैक के जरिए 29,44,000 शेयर खरीदे जाएंगे, जो कि कंपनी की 1.65% हिस्सेदारी के बराबर है। ये पहला मौका है जब कंपनी की ओर से बायबैक किया जा रहा है। 30 अगस्त को जैकॉब के शेयर में करीब 6% की कमजोरी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली, क्योंकि बायबैक का प्राइस गुरुवार की क्लोजिंग से महज 2% के प्रीमियम पर था। अगली खबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर करने के लिए स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की बातचीत एडवांस स्टेजेस में है। ये जॉइंट वेंचर कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और व्हीकल प्लेटफॉर्म्स को शेयर करने के लिए हो रहा है। हालांकि इस जेवी में फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार मॉडल्स भी तैयार किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर फोकस बैटरी पावर्ड एसयूवीज पर होगा, जो कि विदेश में एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। साल के अंत तक इस पर ऐलान हो सकता है। भारत में काफ़ी समय से मौजूद होने के बावजूद फॉक्सवैगन ने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की जुलाई 2024 में रिटेल बिक्री 14.7% गिरकर महज 6,203 यूनिट रह गई थी। वहीं दूसरी ओर महिंद्रा की कार बिक्री में इस दौरान 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। M&M का मार्केट शेयर भी इस दौरान 10.31% से बढ़कर 11.82% हो गया। वहीं जुलाई 2023 में फॉक्सवैगन का मार्केट शेयर करीब
2.5% के आसपास का था, जो जुलाई 2024 में घटकर 2% के नीचे आ गया। 30 अगस्त को M&M के शेयर में 2% की बढ़त के साथ 2,812 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। सोमवार 26 अगस्त को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के खिलाफ एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस आईपीओ के दौरान गलत जानकारी देने के चलते जारी किया गया है, क्योंकि सेबी का मानना है कि विजय शेखर शर्मा पेटीएम के प्रमोटर की कैटेगरी में आएंगे। दरअसल शर्मा ने आईपीओ से पहले अपनी 5% होल्डिंग वीएसएस होल्डिंग्स को ट्रांसफर की थी और वीएसएस होल्डिंग्स के मालिक खुद विजय शेखर शर्मा ही हैं। इस हिस्सा ट्रांसफर से पहले विजय शेखर शर्मा की कंपनी में 14.7% होल्डिंग थी और इस ट्रांसफर के बावजूद विजय शेखर शर्मा का कंपनी पर कंट्रोल था। इसके अलावा पिछले साल विजय शेखर शर्मा ने कंपनी में एंड फिन से 10.3% हिस्सेदारी खरीदी थी, जो कि रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के जरिए खरीदी गई थी और रेजिलिएंट को एफडीआई कैटेगरी में दिखाया गया था। सेबी का मानना है कि विजय शेखर शर्मा की सभी होल्डिंग्स को एक साथ क्लब करना चाहिए। असल में प्रमोटर की ओर से संचालित कंपनी में मालिक की 10% होल्डिंग होती है, इसलिए सेबी ने कंपनी के डायरेक्टर्स को भी घेरे में लिया। सेबी के मुताबिक बोर्ड मेंबर्स को सब वेरीफाई करना चाहिए था। सेबी से पहले जनवरी 2024 में आरबीआई ने भी पेटीएम के खिलाफ एक्शन लिया था। खबर के चलते 26 अगस्त को पेटीएम के शेयर में करीब 4.5% की गिरावट के साथ 530 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 9% तक भी लुढ़क गया था। 26 अगस्त की शाम को पेटीएम ने सफाई जारी कर कहा कि सेबी के कारण बताओ नोटिस का मामला नया नहीं है और कंपनी की तरफ से इसको लेकर मार्च तिमाही और जून तिमाही के नतीजों में डिस्क्लोजर्स दिए जा चुके हैं। पेटीएम की ओर से आई सफाई के बाद 27 अगस्त को शेयर में रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 2% की बढ़त के साथ देखने को मिली थी। 28 अगस्त की शाम को खबर थी कि कंपनी को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन करेगी। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस परमिट के लिए कंपनी की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। 29 अगस्त को पेटीएम के शेयर में 3% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 555 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, बीते वीकेंड पर फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज ने स्टर्लिंग बायोटेक यानी एसबीएल का 50% हिस्सा 550 करोड़ रुपए की रकम में खरीदने की घोषणा की। यह अधिग्रहण जाइडस लाइफ की सब्सिडरी कंपनी के जरिए किया गया है। टेमेसेक की पोर्टफोलियो कंपनी परफेक्ट डे से यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। इस हिस्सा खरीद के बाद एसबीएल इस कंपनी और परफेक्ट डे की 50-50 जॉइंट वेंचर यानी जेवी कंपनी बन जाएगी। फिलहाल एसबीएल जेलेटिन और एपीआई जैसे फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है, जबकि जेवी कंपनी का एनिमल फ्री प्रोटीन उत्पादन पर फोकस का लक्ष्य है। पर इस अधिग्रहण को लेकर नोमुरा जैसे ब्रोकर्स ने चिंता जाहिर की है। नोमुरा का मानना है कि जाइडस लाइफ ने 1100 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के हिसाब से 70% प्रीमियम पर सौदा किया है, जबकि दिवालिया प्रक्रिया के तहत 640 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन दिए गए थे। आपको बता दें कि जून 2018 में एसबीएल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया हुई थी और मई 2019 में एनसीएलटी ने एसबीएल के लिक्विडेशन का फैसला सुनाया था। इसी के तहत अप्रैल 2022 में परफेक्ट डे ने ई ऑक्शन में इस कंपनी के लिए 640 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई थी। नोमुरा का यह भी मानना है कि एसबीएल का मुनाफा कमजोर और कामकाजी मार्जिन कम है, जिस वजह से छोटी अवधि में इस अधिग्रहण से मुनाफे की उम्मीद नहीं है। 26 अगस्त को मजबूत बाजार में भी जाइडस लाइफ के शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ 1109 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि 1105 रुपये 10 पैसे के इंट्राडे लो के बेहद करीब था। अगली खबर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी उत्कल लिमिटेड यानी जेएसडब्ल्यूईयूएल ने घोषणा की है कि आर्बिट्रल अवार्ड के तहत कंपनी को 120 करोड़ रुपए की रकम मिल गई। दरअसल 10 अप्रैल 2014 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी टेनजेडको के साथ चल रहे विवाद से जुड़े मामले में इस कंपनी के हक में फैसला सुनाया था। ये मामला दोनों पार्टियों के बीच 2013 में हुए पावर परचेस एग्रीमेंट से जुड़ा है। इस एग्रीमेंट के तहत टेनजेडको की और से 500 मेगावाट बिजली खरीदी जानी थी। इस पावर परचेस एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर हुए विवाद के चलते जेएसडब्ल्यूईयूएल ने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के गलत इनकैशमेंट के दिन से पेमेंट की तारीख तक 9% के ब्याज के साथ 120 करोड़ रुपए के क्लेम की मांग की थी। 26 अगस्त को जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में करीब 2.25% की मजबूती के साथ 715 रुपये 80 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 701 रुपये 95 पैसे तक लाल निशान में भी फिसल गया था। अगली खबर,
जी एंटरटेनमेंट और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी सोनी पिक्चर्स ने अपने सारे विवादों को सेटल करने की घोषणा की है। इन दोनों कंपनियों के बीच दिसंबर 2021 में मर्जर को लेकर 10 अरब डॉलर की डील हुई थी, पर मर्जर की शर्तों को लेकर दोनों कंपनियों में विवाद पैदा हो गया था। अब दोनों कंपनियों के बीच फैसला हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ दायर शिकायतों को वापस लिया जाएगा। साथ में दोनों ने यह भी तय किया है कि एक दूसरे के ऊपर किसी तरह की कोई भी देनदारी नहीं बाकी बचेगी। 27 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में करीब 12% की मजबूती के साथ 150 रुपये 90 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ और दिन के दौरान शेयर 154 रुपये 90 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL को 962.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। टैक्स नोटिस को लेकर कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें IT विभाग की ओर से 329.33 करोड़ रुपए के ब्याज की रकम भी शामिल है। कंपनी को यह नोटिस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी GSK ग्रुप के हेल्थ फूड ड्रिंक कारोबार के अधिग्रहण के बाद भेजा गया है। HUL ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के हेल्थ फूड ड्रिंक कारोबार का 3054 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था, पर TDS नहीं काटा गया था। कंपनी ने कहा है कि वो इस नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगी। 27 अगस्त को HUL के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ 2767 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 2824 रुपये 10 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, वित्तीय संकट से जूझ रही बजट एयरलाइन स्पाइसजेट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस हफ्ते एक साथ कंपनी के लिए दो खराब खबरें आई। पहली ये कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने स्पाइसजेट की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल DGCA ने कंपनी पर सर्विलेंस को और सख्त करने का फैसला लिया है। DGCA ने स्पाइसजेट को एक्सटेंसिव सर्विलेंस यानी एक्सटेंसिव निगरानी के दायरे में डालने का फैसला लिया है। दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने अपने 150 कैबिन क्रू मेंबर्स को फरलो यानी बिना सैलरी के 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। हालांकि कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि फरलो पीरियड के दौरान सारे इफेक्टेड वर्कर्स को सभी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते रहेंगे और उनकी अर्न्ड लीव यानी EL पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। 30 अगस्त को स्पाइसजेट के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 62 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। बात करते हैं स्टार्टअप अपडेट की। स्टार्टअप अपडेट में चलते हैं पहली खबर की तरफ। फिनटेक कंपनी फोनपे ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुनाफा दर्ज किया है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 2,914 करोड़ रुपए से 74% बढ़कर 5,064 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है और इस दौरान कंपनी का मुनाफा 197 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी को 738 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि इस मुनाफे के आंकड़े में ESOP का खर्च शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी के पेमेंट्स कारोबार को 194 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 710 करोड़ रुपए का एडजस्टेड मुनाफा हुआ है। अगली खबर, देश में क्विक कॉमर्स कारोबार की ग्रोथ को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भी अपना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन का क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जनवरी से मार्च के दौरान लॉन्च होने का अनुमान है और इसके लिए कंपनी की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी गई है। अगली खबर, रिजर्व बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए RBI एक समान लाइसेंस की योजना पेश करने जा रहा है। इसके तहत पेमेंट एग्रीगेटर्स को इंटीग्रेटेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इस बदलाव से ऑफलाइन ऑपरेशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक मौजूदा पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के साथ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS को एकत्रित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो वाकई में अच्छा लगा है तो अपने मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार, शुभ रात्रि।